दिशा इंड में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस यूनिट नंबर 2 यानी भूगोल का पहला लेसन संसाधन एवं विकास का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर देख सकते हैं, और चैनल पर अगर पहली बार है तो दिशा इंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सतत पोषणी विकास संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, वे सतत पोषणी विकास कहलाता है। एजेंडा 21 1992 ईस्वी में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। आइए अब आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। और आइए देखते हैं संसाधन नियोजन। ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, वे संसाधन नियोजन कहलाता है। अब आइए भारत में संसाधन नियोजन देखते हैं। भारत में संसाधन नियोजन संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। इसका पॉइंट नंबर दूसरा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। पॉइंट नंबर तीसरा, भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही उपयोग या इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। अब आपका आता है संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उचित प्रबंध ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से उपयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरत का भी ख्याल रखा जाए, यानी जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी ध्यान दिया जाए। अब आता है आपका भूमि संसाधन। आइए भूमि संसाधन देखते हैं। इसमें पॉइंट नंबर पहला है, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। अब आपका आता है भारत में भूमि संसाधन। पॉइंट नंबर पहला है, लगभग 43% भूमि क्षेत्र मैदान है जो कृषि और
उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पॉइंट नंबर दूसरा, लगभग 30% भूमि क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है, जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका पॉइंट नंबर तीसरा है, लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। अब आपका आता है भूमि उपयोग। आप लोग भूमि का उपयोग जानते ही होंगे कितना महत्वपूर्ण है। भौगोलिक प्रक्रिया जिससे के अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, और इसमें तत्व है वन, पेड़ों से एक विशाल क्षेत्र। अब आपका आगे आता है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि गैर कृषि परियोजनाओं में लाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग। पड़ती भूमि, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप पड़ती भूमि जरूर जानते होंगे। वर्तमान पड़ती, जहां कृषि एक वर्ष उससे कम समय खेती न की गई हो, उसे क्या कहते हैं? पड़ती भूमि कहते हैं। अन्य पड़ती जहां 1 से 5 वर्ष तक, ठीक है, खेती न की गई हो, उसे क्या कहते हैं? अन्य पड़ती भूमि कहते हैं। अब आपका आता है कृषि। अन्य कृषि योग्य भूमि अस्थायी चारागाहें तथा अन्य गोताचर भूमि विविध वृक्ष, फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या उससे अधिक से खाली है, उसे क्या कहते हैं? अन्य कृषि योग्य भूमि। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी जो खाली ना हो, उसकी बुआई हो चुकी हो, उसकी बात कर रहे हैं। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप के प्रकार। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु और तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। अब आपका आता है भूमि निम्नीकरण। भू निम्नीकरण के कारण पहला है वनारोपण करना, दूसरा पशुओं की चराई को नियंत्रित करना, तीसरा रक्षक मेखला रख करना, और चौथा है आपका खनन को नियंत्रण करना, और पांचवा आपका है औद्योगिक जल का
परिष्करण करना। आइए आगे बात करते हैं मृदा संसाधन की। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। आप लोग जानते ही हैं, अगर मिट्टी ना रहे तो खेती कहाँ पे होगी, कहाँ पे सभी लोग करेंगे खेती। कमेंट में ज़रूर बताना, मिट्टी नहीं रहेगा तो खेती कहाँ पे की जाएगी वर्तमान में। अब आपका आता है मिट्टी का निर्माण। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यधिक धीमी होती है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र एक सेमी मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। अब इसका पॉइंट है, मृदा का निर्माण सेलों की अपघटन क्रिया होती है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव, पवन आदि। क्योंकि पवन के कारण भी आपदा होता है, मिट्टी को अपने साथ उड़ा करके किसी और स्थान पे वो एक परत जैसा बना देती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। आता है आपका मृदा के प्रकार या मिट्टी के प्रकार। तो पहला आपका है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मिट्टी भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि मृदा। काली मृदा। उसके बाद आपका आता है वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा। अब इसमें कौन सी खेती होती है, फसलों के लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा तत्व पाया जाता है, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखना कि कौन सी फसल कहाँ पे पाई जाती है और कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि पेपर में आपको आएगा एक ब्लैंक मैप दिया रहेगा, उस मैप में आपको बताना रहेगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे होती है या तो कौन सी फसल। तो आइए देखते हैं। लाल एवं पीली मृदा। लोहे के कणों की अधिकता के कारण लाल रंग या पीला रंग होता है मृदा का। ये प्राकृतिक अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। ठीक है, अम्लीय, अम्लीय मतलब एसिड वाली। चूने के इस्तेमाल से उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। चूने जानते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा है। उसको आप मिट्टी में डालेंगे तो उसकी उर्वरकता जो रहेगी, क्षमता, वो बढ़ जाएगी। देखिए ये कहाँ पे पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो, खासी व जैंतिया के पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। अब आपका आता है काली मृदा, जिसे कपास की खेती लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली मृदा, रंग काला एवं अन्य नाम रेगर मृदा। ठीक है, टिटनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होती है। इसमें आता है ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इनका निर्माण होता है। बेसाल्ट रॉक जिसे कहते हैं। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की क्या होती है, अधिकता ज़्यादा होती है तत्वों की। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश यानी एमपी की बात कर रहा है, और छत्तीसगढ़ के पठारों में क्या होता है, पाई जाती है। ये रहा आपका वन मृदा। वन मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। गठन में
पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव। नदियाँ घाटियों में मृदा दोमट या सिल्टेदार तथा या सिल्टेदार होती हैं। ठीक है, आइए मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं, जो राजस्थान वगैरह और डेजर्ट वाली बात कर रहा है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान वगैरह के आसपास में पाई जाती हैं। तो मरुस्थलीय मृदा रंग लाल व भूरा होता है। ठीक है, रेतीली तथा लवड़ी मृदा होती है। यानी क्या बात कर रहा है, नमक वाले स्वाद। शुष्क जलवायु तथा अन्य तापमान के कारण जल वाष्प की दर क्या होती है, अधिक होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे धूप होगा वहाँ पे पानी क्या होगी, जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा। नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अधिक सिंचाई के प्रबंध के द्वारा क्या होता है, उपजाऊ को बनाया जा सकता है। कहाँ की खेती, मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है वहाँ पे खेती करने के लिए अधिक सिंचाई करना पड़ेगा। अब आपका आता है लेटराइट मृदा। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित, भारी वर्षा से अत्यधिक का परिणाम है। चाय व काजू के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है या उपयुक्त होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में भी पाया जाता है। आइए अभी हम लोग आगे देखते हैं, लेसन खत्म नहीं हुआ है। अब आपका आता है जलोढ़ मृदा। भारत में लगभग 45% ठीक है क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में पोटास की अधिकता ज़्यादा होती है। सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्रों द्वारा क्या होता है, बनती हैं या विकसित होती हैं। ये गन्ना, चावल, गेहूँ की फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। अब आपका आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मृदा अपरदन मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा आपदा कहा जाता है या अपरदन कहते हैं। ठीक है, आपदा भी करके आ सकता है, तो आप बात को समझिए। मृदा अपरदन के कारण निर्माण व खनन की प्रक्रिया क्या होती है, के कारण होता है मृदा अपरदन। प्राकृतिक तत्व जैसे हिमनद और जल अति पशुचारण या अधिक पशु की चराई के कारण मृदा अपरदन होता है। कृषि के गलत तरीके से क्या होते हैं, खेतों की जुताई करने से, पवन के द्वारा मैदान अथवा ढाल क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना, यह भी मृदा आपदा के क्या है, कारक है। अब इसकी रोकथाम जो होती है, इसकी विधियां देख लेते हैं। मृदा अपरदन की रोकथाम, ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं में समांतर हल चलाने से, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से क्या होता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में पट्टी लगाकर, कोई पट्टी लगाकर तो नहीं कर सकता है, घास की पट्टी लगा सकता है, जिसे मेड़बंदी भी कहते हैं। पशुओं का चराना जो है नियंत्रण में करने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, और दिशा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।